दोस्तों, हाल फिलहाल में ही देश में निजीकरण के विषय में काफी चर्चाएं की जा रही हैं कि निजीकरण होता क्या है, देश को इससे फायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है। ये सारी जो बातें हैं वो लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। और यदि हम बात करें देश के सबसे बड़े पक्ष और विपक्ष की, यानी कि भाजपा और कांग्रेस की, तो निजीकरण को लेकर ये दोनों जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब कांग्रेस का ये कहना है कि सबसे ज्यादा जो निजीकरण किया जा रहा है वो भाजपा सरकार में किया जा रहा है। भाजपा सरकार निजीकरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रही है। अब दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था को, देश की जनता को बहुत लाभ पहुंचने वाला है। अब जो ये सारी बातें हैं, जनता इन सारी बातों से कंफ्यूज हो चुकी है पूरी तरह से। अब उसे समझ में ही नहीं आता कि निजीकरण भाई देश को लाभ पहुंचा सकता है या फिर हानि पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपसे बात करूंगी कि निजीकरण आखिर होता क्या है, निजीकरण से देश को किस तरह से फायदा पहुंच सकता है और किन परिस्थितियों में इसे हानि भी हो सकती है। और साथ ही आपको बताऊंगी कि निजीकरण किन परिस्थितियों में देश में लागू किया जाना चाहिए और किन परिस्थितियों में देश में लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण के विषय में। दोस्तों, जब हम पिछले साल की नजर डालते हैं, यानी कि जब हम 2019 की तरफ देखते हैं, तो 2019 में जो राजकोषीय घाटा था वो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास का था, यानी कि खर्च ज्यादा था और आमदनी बहुत कम थी। अब यहां पर समझने लायक बात यह है कि जो देश की सरकार होती है वो किन रास्तों से देश के लिए पैसे जुटाती है। इसके दोस्तों 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता निजीकरण, दूसरा विनिवेश और तीसरा सरकारी संपत्तियों को बेचना। अभी हाल ही में मोदी सरकार की कैबिनेट ने विनिवेश को पूरी तरह से मंजूरी दे दी थी और कैबिनेट को 46 कंपनियों की एक लिस्ट भी भेजी गई थी, जिसमें से 24 कंपनियों को मंजूरी मिल चुकी है विनिवेश की। दोस्तों, यहां पर जब हम बात निजीकरण की करते हैं तो सिंपल सी बात है कि मोदी सरकार को अपना काम दिखाने के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा के राजस्व की आवश्यकता है। अब वो राजस्व कहां से पूर्ति करे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार पैसे जुटाती है जो देश के लिए, उसके 3 रास्ते होते हैं, निजीकरण, विनिवेश और सरकारी कंपनियों को बेचना। तो सरकार अब अपनी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है, जिससे उसे जितना राजस्व की जितनी आवश्यकता है उतना राजस्व सरकार को मिल पाए और जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो भी पूरा हो पाए। मैंने जिक्र किया था निजीकरण और विनिवेश का, तो चलिए आपको बताती हूं कि आखिर निजीकरण और विनिवेश इन दोनों में क्या अंतर होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें निजीकरण की, तो निजीकरण में 51% जो शेयर होता है वो निजी कंपनियों के हाथ में होता है, यानी कि सरकार अपनी संपत्ति जिस निजी कंपनी को या जिस निजी किसी भी व्यक्ति को, प्राइवेट कंपनी को बेचती है, उनके पास 51% शेयर होता है उस बेची जाने वाली कंपनी का, यानी कि जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस कंपनी के वो निजी हाथों में चले जाते हैं, सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। अब इसके ठीक विपरीत यदि हम बात करते हैं विनिवेश की, तो विनिवेश में 49% शेयर ही केवल निजी हाथों में होता है, यानी कि जो बाकी के शेयर होते हैं वो सरकार के हाथ में होते हैं। यानी कि विनिवेश में जो कंपनी होती है उस कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कार्यप्रणाली होती है, वो पूरी तरह से सरकार के हाथों में होती है। अब फिर से यदि हम निजीकरण की बात करें, तो निजीकरण में पहली पद्धति क्या होती है? पहली पद्धति होती है कि कंपनी को एक ही कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाता है, एक ही प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाता है। लेकिन इसकी जो दूसरी पद्धति होती है वो ये होती है कि जो 51% शेयर होते हैं जो कि निजी हाथों में सौंपे जाते हैं, उस शेयर को एक कंपनी को सौंपने की बजाय अलग अलग कंपनियों में बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि उससे मोनोपोली क्रिएट नहीं होती और कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, इसके विपरीत जो विनिवेश होता है उसमें एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से इससे पूरे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, लेकिन कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रह जाता। आपको बता दूं कि हमारे देश में जो अभी तक जो निजीकरण किया गया है, विनिवेश किया गया है, वो इसी स्ट्रेटेजिक पद्धति के द्वारा ही किया गया है। दोस्तों, हमारे देश में जो निजीकरण की अवधारणा है वो पूरी तरह से एक राजनीतिक अवधारणा है।
हमारे देश में जिस तरह से 2 विंग्स पाए जाते हैं, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग, इन दोनों के ही बीच में निजीकरण की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से फंसी हुई है। किस तरह से, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे देश में जो राइट विंग्स पाए जाते हैं वो निजीकरण का सपोर्ट करते हैं और जो लेफ्ट विंग पाए जाते हैं वो निजीकरण का विरोध करते हैं। अब इन दोनों के जो आर्गुमेंट्स हैं निजीकरण को लेकर कि क्यों निजीकरण किया जाना चाहिए और क्यों निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए, इन दोनों के ही आर्गुमेंट सही हैं, क्योंकि हर एक की अपनी एक अलग अवधारणा है, अलग तरह से देखने का नजरिया है कि क्यों निजीकरण देश के लिए सही है या क्यों निजीकरण देश के लिए गलत है। तो चलिए बात करते हैं किन परिस्थितियों में निजीकरण देश के लिए सही है, लाभप्रद है, और किन परिस्थितियों में निजीकरण हानिप्रद हो सकता है। पर जो लोग निजीकरण का सपोर्ट करते हैं उनका कहना होता है कि जब किसी कंपनी को निजीकृत कर दिया जाता है तो वो कंपनी ज्यादा अच्छी तरह से चलती है। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होती है, यानी कि उसका जो मेन मोटो होता है वो पैसे कमाना होता है। अब इसके ठीक विपरीत यदि हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी का कभी भी मोटो पैसे कमाना नहीं होता। इसका जो उद्देश्य होता है वो देश की जनता को अच्छी सुविधा देना होता है, उनके लिए अच्छे काम करना होता है। इसलिए पब्लिक कंपनी कभी भी पैसे कमाने के मोटो पर, उद्देश्य पर गौर नहीं कर पाती। अब दूसरी बात यदि हम बात करें जो निजीकरण का सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना होता है कि निजीकरण के दौरान जो कंपनियां बाहर से आती हैं, यानी कि जो फॉरेन से कंपनियां हमारे देश में आती हैं, निवेश करती हैं, इससे हमारे देश में ये होता है कि हमारे देश की जो कंपनियां होती हैं उनमें कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से देश की जो जनता है उसे बेटर सर्विस मिल पाती है। लेकिन जो यहाँ पर निजीकरण का विरोध करते हैं उनका ये कहना होता है कि जब किसी सरकारी कंपनी को निजीकृत कर दिया जाता है तो उसकी जो पूरी बागडोर होती है, ऑनरशिप जो होती है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चली जाती है। इससे प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से रोजगार देती है जनता को और अपने हिसाब से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिससे जनता को नुकसान भी पहुंच सकता है। और जब दूसरे देश से, यानी कि फॉरेन से जब कंपनियां आती हैं हमारे देश में निवेश करने के लिए, तो जो प्रॉफिट होता है वो हमारे देश में नहीं रह जाता, वो जो प्रॉफिट होता है वो फिर से अपने देश में ले जाती है। और इससे जो सबसे बड़ा घाटा हमारे देश को होता है वो ये होता है कि हमारे देश की जीडीपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किन परिस्थितियों में और किन फील्ड्स में किया जाना चाहिए और किन फील्ड्स में नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जब बात आती है निजीकरण की, तो सरकार को उन क्षेत्रों में, उन फील्ड्स में निजीकरण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, यानी कि जो जनता के दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स हो गए, रेलवे सेक्टर्स हो गए, ओएनजीसी के सेक्टर्स हो गए। ये जो सारे फील्ड्स होते हैं, जो सारे क्षेत्र होते हैं, ये जनता से सीधे जुड़े हुए होते हैं। और यदि इन सारे क्षेत्रों को निजीकृत कर दिया जाए तो इसका जो सीधा प्रभाव होता है वो जनता पे पड़ता है। जनता को ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं इन सारी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए, जो कि सरकार से उपलब्ध होते हैं, जो कि उनका अधिकार होता है जनता का। इन सारे क्षेत्रों में पहुंचने के लिए, इन सारे क्षेत्रों में मिली सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और परिणाम यह होता है कि जनता ज्यादा एफर्ट्स करती है, ज्यादा उसे मूल्य चुकाना पड़ता है इन सारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए। इससे जनता को पूरी तरह से नुकसान होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं कि यदि एजुकेशन सेक्टर में निजीकरण कर दिया जाता है तो यहाँ पर जनता को यह घाटा होता है कि जो स्कूल्स होते हैं जो निजीकृत कर दिए गए हैं वो अपने हिसाब से फीस डिसाइड करेंगे। इसमें जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो तो उन फीस को भर लेंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो उससे भी नीचे के लोग हैं, वो उन स्कूल्स का लाभ नहीं उठा पाएंगे और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। ठीक यही बात लागू होती है हेल्थ सेक्टर्स में भी और सारे सेक्टर्स में भी। दोस्तों ठीक इसी तरह यदि हम रेलवे सेक्टर्स की बात करते हैं तो भी हाल ही में खबर आई थी कि मोदी सरकार अब रेलवे सेक्टर्स को भी निजीकृत कर रही है।
इसे जो सबसे बड़ा घाटा है, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जनता का है, उस जनता का है जो मिडिल क्लास की है और जो उससे भी नीचे की है। क्योंकि दोस्तों ये खबर आ रही थी कि मोदी सरकार रेलवे सेक्टर्स को जिस तरह से निजीकृत कर रही है, इसका परिणाम यह होगा कि जो रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेनें चलेंगी वो हाई लेवल की ट्रेन चलेंगी और इससे जाहिर सी बात है कि उसकी जो टिकट होगी वो भी हाई लेवल की होगी और इसे एफोर्ड कर पाएंगे जो अपर क्लास के लोग हैं वो। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं और उससे जो नीचे के लोग हैं वो उन टिकटों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो उस सुविधा का लाभ ही नहीं ले पाएंगे। इससे पूरी तरह से जो नुकसान है वो जनता का ही है। दोस्तों यहाँ पर यदि सरकार किसी कंपनी को, किसी क्षेत्र को, किसी फील्ड को यदि निजीकृत करना ही चाहती है तो सरकार को इस तरह से निजीकृत करना चाहिए कि जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सरकार को पूरी तरह से अपने हाथों में ही रखना चाहिए। इससे जनता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसकी बजाय जनता को इससे फायदा ही पहुंचेगा। जिस तरह से दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में बिजली के बिल और स्कूल्स में एक हाई लिमिट यानी कि अपर लिमिट सेट कर दी है, उस लिमिट के ऊपर कोई भी निजी कंपनी ज्यादा रेट नहीं लगा सकती। इससे जनता को लाभ पहुंचता है और एक अपर लिमिट तय होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रह पाता। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सरकार किसी क्षेत्र में किसी कंपनी का निजीकरण करती है तो ध्यान देने वाली बात सबसे ज्यादा ये होती है कि सरकार को ये बात ध्यान देना चाहिए कि जिस फील्ड में वो निजीकरण कर रही है क्या उसका उद्देश्य वहां पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही उसको ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या उनके इस डिसीजन से बेरोजगारी कहीं और भी ज्यादा तो नहीं बढ़ रही या जनता का कहीं ना कहीं शोषण तो नहीं हो रहा या कहीं उस फील्ड में, उस सेक्टर में मोनोपोली तो क्रिएट नहीं हो रही। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार को किसी कंपनी को किसी संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का निजीकरण करना चाहिए। दोस्तों आज हमने बात की इस वीडियो में निजीकरण के विषय में कि आखिर निजीकरण क्या होता है, निजीकरण किन परिस्थितियों में किया जाता है, निजीकरण के क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश की जो कुछ कंपनियां हैं जिनमें से कुछ महारत्न कंपनियां भी हैं, भारत सरकार ने उन्हें महारत्न कंपनियों का ताज भी पहनाया है और कुछ कंपनियां और भी हैं जैसे कि एयर इंडिया है, भारत पेट्रोलियम है। क्या वजह थी और क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये कंपनियां निजीकृत कर दी गई। मुनाफा देने के बावजूद भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं भारत में जिन्हें बाद में निजीकृत कर दिया गया। तो मैं बात करूंगी इन सारी कंपनियों के विषय में अपने अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपने जो कमेंट्स हैं वो हमें जरूर भेजें कि आप हमारे वीडियोज में और क्या देखना चाहते हैं, किन विषय में आप जानना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।